आबे हयात पार्ट 20। 6 साल बाद बहरूनी गेट हमेशा की तरह घर में काम करने वाली मेड ने खोला था। ड्राइवे पर गाड़ी खड़ी करते हुए सलार ने अभी ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा ही खोला था जब हर रोज़ की तरह लॉन में खेलते इसके दोनों बच्चे भागते हुए इसके पास आ गए थे। 4 साला जिब्रील पहले पहुंचा था और ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे इसने अपने बेटे का चेहरा चूमा था। वो पसीने से शराबूर था। अस्सलामु अलैकुम। गाड़ी में पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसने जिब्रील का माथा और चेहरा साफ़ किया जो इसने बड़ी फर्माबरदारी से करवाया था। 2 साला अनाया तब तक हामती कामती शोर मचाती गिरती पड़ती इसके पास आ गई थी। दूर से पहले इसके बाजुओं को देखकर वो कुछ और खिलखिलाई थी। उसने हमेशा की तरह उसे गोद में लिया था। बहुत ज़ोर से उसे बीचने के बाद उसने बारी बारी बेटी के दोनों गाल चूमे थे। जिब्रील तब तक ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा बंद कर चुका था। उसने अनाया को नीचे उतार दिया। वो दोनों बाप से मिलने के बाद दोबारा लॉन में भाग गए थे जहां वो मेड के 2 बेटियों के साथ खेलने में मसरूफ़ थे। वो चंद लम्हे ड्राइवे पर खड़ा अपने बच्चों को देखता रहा, फिर गाड़ी के पिछले हिस्से से अपना ब्रीफकेस और जैकेट निकालते हुए वो घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमामा तब तक इसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक आ चुकी थी। दोनों की नज़रें मिली। वो हैरानी से इसके पास आते हुए मुस्कुराई। तुम जल्दी आ गए आज? उसने हमेशा की तरह से गले लगाते हुए इसके बालों को हौले से सहलाते हुए कहा। हाँ, आज ज़्यादा काम नहीं था तो ढूंढ लेते। वो जवाबन इसके हाथ से जैकेट लेते हुए हंसी। वो जवाब देने की बजाय मुस्कुरा दिया। अपने बेडरूम में बैठे उसने जब तक अपना ब्रीफकेस रखा और जूते उतारे वो इसके लिए पानी का गिलास ले आई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो इसके हाथ में पकड़ी ट्रे से गिलास उठा रहा था जब इमामा ने अचानक पूछा था। उसने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? नहीं, मुझे थके हुए लगे हो इसलिए पूछ रही हूँ। सलार ने जवाब देने के बजाय गिलास मुंह से लगा लिया। वो ट्रे लेकर चली गई। कपड़े तब्दील करके वो सिटिंग एरिया में आ गया था। लॉन में इसके दोनों बच्चे अभी भी फुटबॉल के पीछे भागते फिर रहे थे। वो सिटिंग एरिया की खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। कांगू का मौसम उसे कभी पसंद नहीं आ रहा था और इसकी वजह वो बारिश थी जो किसी वक्त भी शुरू हो सकती थी और जो शायद अभी कुछ देर बाद फिर शुरू होने वाली थी। कंशासा में पिछले कई दिन से हर रोज़ इसी वक्त बारिश होती थी। दोपहर के आखिरी चंद घंटे 1-1.5 घंटे की बारिश और इसके बाद मतला साफ। चाय वो इमामा के वास्ते पर बाहर लॉन में देखते बेख्तियार पलटा था। वो एक ट्रे में चाय के 2 मग और एक प्लेट में चंद बिस्किट लिए खड़ी थी। थैंक्स। वो मग और एक बिस्किट उठाते हुए मुस्कुराया। बाहर चलते हैं बच्चों के पास। वो बाहर जाते हुए बोली। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, किसी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। वह सर हिलाते हुए बाहर चली गई। चंद मिनटों के बाद उसने मामा को लॉन में नमूदार होते देखा था। लॉन के कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठते वो खिड़की में उसे देखकर मुस्कुराई थी। वो भी जवाबन मुस्कुरा दिया था। चाय का मग और बिस्किटों की प्लेट अब लॉन में इसकी सामने टेबल पर या मेज़ पर पड़ी थी। उसने बारी बारी जिब्रील और अनाया को इसके पास आकर बिस्किट लेते देखा। जिब्रील ने बिस्किट ले जाकर नोनू और लोया को दिए थे। चारों बच्चे एक बार फिर से फुटबॉल खेलने लगे थे। इमामा मुकम्मल तौर पर बच्चों की तरफ मतवज्जा थी। चाय के घूंट लेते हुए दाएं कंधे पर पड़ी शॉल से अपने जिस्म का वो हिस्सा छुपाए जहाँ एक नई जिंदगी परवरिश पा रही थी। इनके यहाँ तीसरे बच्चे की आमद मुतवक्का थी। वो फुटबॉल के पीछे भागते बच्चों को देखते हुए वक्तन फ़वक्तन हंस रही थी और फिर इन्हें हदायत देने लगी थी। सिटिंग एरिया की खिड़की के सामने खड़े बाहर देखते हुए वो जैसे एक फ़िल्म देख रहा था, एक मुकम्मल फ़िल्म। इसके हाथ में पकड़ी चाय ठंडी हो चुकी थी। एक गहरा सांस लेकर इसने मग पास पड़ी टेबल पर रख दिया। इमामा का अंदाज़ा ठीक था, वो ठीक नहीं था। वो खिड़की के शीशे से बाहर लॉन में नज़र आने वाली एक खुशहाल फैमिली को देख रहा था। आइडियल परफेक्ट लाइफ का एक मंजर। इसके बच्चों के बचपन के कीमती लम्हे। अपने अंदर एक और नन्हा वजूद लिए इसकी बीवी का मुतमईन और मसरूर चेहरा। चंद पेपर्स को फाड़ कर फेंक देने से ये ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत रह सकती थी। वो एक लम्हे के लिए बुरी तरह कमज़ोर पड़ा। औलाद और बीवी वाकई इंसान की आजमाइश होते हैं, इसलिए जिन्हें माल आजमाने से कासिर रहते हैं उन्हें देखते हुए वो भी इसी आजमाइश का शिकार हो रहा था। एक मर्द, एक शोहर, एक बाप के तौर पर लॉन में मौजूद इसकी फैमिली इसकी जिम्मेदारी थी। वो इनसे खून और मोहब्बत के रिश्तों से बंधा हुआ था। एक लम्हे के लिए इसकी नज़र भटक कर जिब्रील और अनाया के साथ खेलने वाली 4 और 6 साल की इन 2 स्याह फॉर्म लागर बच्चियों पर पड़ गई थी। इसके खूबसूरत गोरे बच्चों के साथ खेलते हुए वो और भी ज़्यादा बदसूरत लग रहे थे। हेडी की वो दोनों बेटियां अगर इस वक्त मुनासिब लिबास और जूतों में मलबूस थीं तो इसकी वजह हेडी का इनके घर में काम करना था, वरना वो गोम्बे के बदहाली की शिकार हज़ारों बच्चों की तरह अपने बचपन किसी आसाइश के बगैर मेहनत मुशक्क़त करके गुजार रही होती और इनकी वहाँ से चले जाने के बाद इनका मुस्तकबिल फिर किसी बेयकीनी का शिकार हो जाता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस मगरबी नौ आबादी के वहाँ आ जाने से पूरा अफ्रीका बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा था। वो उसी मगरबी नौ आबादियात के एक नुमाइंदे के तौर पर वहाँ मौजूद था। उसने अपनी 30 साला मुलाजमे को ड्राइवर पर खड़े अपने बच्चियों की किसी शोर पर तालियां बजाते देखा। वहाँ वैसे ही
बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉन के कोने में कुर्सी पर बैठी इसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी या होश हो रही थी। हैडी ने खुद कभी बचपन नहीं देखा था। वो पैदा होने के फ़ौरन बाद बालिग हो गई थी। अफ्रीका के 90% बच्चों की तरह जिन्हें बचपन या बकाया ज़िंदगी में से कोई एक चीज़ नहीं मिल सकती थी। बचपन बहरहाल इन ऑप्शन में से था जो प्रीमियम की लिस्ट में आते थे, और ऐसा ही एक ऑप्शन अपने बच्चों को देखने के लिए हैडी सिंगल पेरेंट के तौर पर जान तोड़ मेहनत कर रही थी। वो इसके साथ इंसानियत के रिश्ते में मुंसलिक था। एक लंबे अरसे के बाद वो पहली बार वहाँ कर अपनी औलाद को अपनी औलाद का इस औरत की औलाद से मुवाजना कर रहा था, अपनी बीवी की ज़िंदगी और इस औरत की ज़िंदगी का मुकाबला कर रहा था। हालांकि वो आज वहाँ इस काम के लिए नहीं खड़ा था। उसका फ़ोन बजने लगा था। एक गहरा सांस लेकर उसने फ़ोन करने वाले की आईडी देखी। कॉल रिसीव करते हुए उसे अंदाज़ा था उस वक्त वहाँ बल्कि दूसरी तरफ से किससे बात करने वाला था। उसे अपनी फैमिली की ज़िंदगी और इस्तीफ़े में से एक चीज़ का इंतखाब करना था। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कांगो पिछली कई दहाइयों से दुनिया में सिर्फ 5 चीज़ों की वजह से पहचाना जाता था। खाना जंगी, जिसमें अब तक 45 लाख लोग जान गंवा चुके थे। गुर्बत, यूएन के इकनॉमिक इंडिकेटर्स में कांगो यूएन के 188 ममालिक की फहरिस्त में 187वें नंबर पर था। मादनी वसाइल, जिनके ज़खायर के लिहाज से कांगो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। घने जंगलात, जहाँ पर कसरत से बारिशें होती थीं। पस्ता कामत, सियाह फॉर्म लोग। या कांगो के इन जंगलात में सदियों से पाए जाने वाले इंसानों की एक ऐसी नस्ल मुहज़्ज़ब ज़माने की वाहिद ग़ुलाम, जिन्हें ग़ुलाम बनाना कानूनन जायज़ था। और यह पहचान सिर्फ कांगो की नहीं थी, अफ्रीका के हर मुल्क की पहचान कमोपेश ऐसी ही चीज़ें बन चुकी थीं। एक छोटी शनाख्त जो इन सब मुल्कों में मुश्तरका है वो मगरबी इस्तिमारियत की नई शक्ल। वर्ल्ड बैंक, जो इन तमाम मुल्कों में गुर्बत को ख़त्म करने और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की फ़राहमी के लेबल के नीचे इन तमाम ममालिक में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ज़रिए अफ्रीका के कुदरती और मादनी वसाइल को गन्ने के रस की तरह निचोड़ने का मौका फ़राहम कर रहा है। कांगो में यही हो रहा था और पिछले कई दहाइयों से हो रहा था। 1960 में बेल्जियम की इस्तिमारियत से निजात हासिल करने के बाद कांगो ने 30 साल में कम से कम 20 बार अपना नाम बदला था। सारी जंग नाम रखने और नाम बदलने के बड़े मकसद के हसूल तक ही महदूद रही, और बड़ी आलमी ताकतों अमेरिका और फ्रांस की पुश्त पनाही से खाना जंगी में तब्दीली हो गई थी या होती गई। एक ऐसी हौलनाक खाना जंगी जिसमें कांगो ने अपनी आज़ादी के 55 सालों में से तकरीबन 45 लोगों की जान गंवाई। 6.5 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में कोई घर और ख़ानदान ऐसा नहीं बचा था जिस खाना जंगी से मुतासिर ना हुआ हो, जिसके किसी फ़र्द ने इस कत्ल गारत में जान ना गंवाई हो या जिस्म का कोई हिस्सा ना खो बैठा हो, जिसके ख़ानदान की औरतों की इज़्ज़त पामाल ना हुई हो, जिसके बच्चे और बच्चियां जिनसी ज़्यादतियों का शिकार ना हुई हों या चाइल्ड सोल्जर के तौर पर मुतहारिब ग्रुप्स के हाथों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हुए हों। ये दुनिया की मुहज़्ज़ब तारीख़ की वो पहली खाना जंगी थी जिसमें एक दूसरे से लड़ने वाले कबीले लड़ाई के दौरान इंसानों को कत्ल करते और इनका गोश्त खुराक के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। खाना जंगी दरियाए कांगो के गिर्द बसने वाले इन मुल्कों के लोगों का कल्चर था, एक ऐसा कल्चर जो मुहज़्ज़ब दुनिया के मुहज़्ज़ब लोगों ने इन पर थोपा था। खाना जंगी के ज़रिए आलमी ताकतों का कांगो की ज़मीन और मादनी वसाइल पर कब्ज़ा करके वहाँ से अरबों रुपए की मादनियात अपने मुल्क और अपने मुआशरों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए ले जा रही थी, और इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह अफ्रीका में इंसानियत की तज़लील किस किस तरह से कर रहे थे। अगर 45 लाख लोग खाना जंगी का शिकार हुए तो तकरीबन इतनी ही तादाद भूख, बीमार और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की अदम फराहमी की वजह से लुक़मा ओझल बन चुकी थी। और यह सब कुछ इस मुल्क में हो रहा था जो मादनी वसाइल के ज़खायर के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क था, जिसकी ज़मीन को बालेट, प्लाटीनियम, यूरेनियम जैसी दुनिया की महंगी तरीन धातों से भरी हुई देखा गया था। कांगो सिर्फ इन धातों से मालामाल नहीं था, बल्कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाम डायमंड भी पैदा कर रहा था। दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा बारानी जंगलात रखने का एजाज़ भी कांगो ही को हासिल था, जो न सिर्फ अरबों डॉलर्स की कीमती लकड़ी का मालिक था, बल्कि इन्हीं जंगलात से दुनिया भर में रबड़ भी भेजा जा रहा था। और कांगो कि इसी सरजमीन पर दुनिया के दूसरे बड़े बारानी जंगलात में तकरीबन 5 लाख के करीब वो खस्ता हाल आबादी रहती थी जो अपनी ज़िंदगी बसर
शिकार करके करती थी या गुज़र बसर करके गुजार रही थी, जिनके अफराद आज भी अपने जिस्म दरख्तों के छालों, पत्तों या जानवरों की खालों से ढांपते थे या फिर वो बढ़ाना रहते थे। 5 लाख की वो आबादी छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रांस से 2 गुना रकबे पर फैले हुए इन बारानी जंगलात में फैली हुई थी, इसलिए अददी एतबार से वो कहीं भी इन जंगलात के करीबी आबादी कस्बों में आबाद बांटू कबीले के अफराद पर गालिब नहीं आ सकती थी, जो हर लिहाज से इनसे बढ़तर थे। वो कांगो के आइनी और कानूनी शहरी थे, जिनके पास बुनियादी हकूक़, बुनियादी ज़रूरियात का सामान और बेहतर ज़िंदगी के वसाइल थे। इन बेमाया पस्त कामत के पास कुछ भी नहीं था। इनके पास सिर्फ वो जंगल था जिनमें वो रहते थे, आपस में शादियां कर लेते थे और डायरिया, मलेरिया जैसी छोटी छोटी बीमारियों का शिकार होकर मर जाते थे। इनकी ज़िंदगी का दायरा बस यहीं तक था। 2002 में कांगो की कायम मकाम हुकूमत ने कुछ आलमी ताकतों के दबाव में जंगलात से लकड़ी की कटाई का एक नया कानून वज़ा किया और इस कानून के तहत कांगो की हुकूमत के पास ये इख्तियार आ गया कि वो जंगलात में रहने वाले कबीलों और आबादियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी से जंगल का कोई भी हिस्सा किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। वर्ल्ड बैंक और दूसरे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने न सिर्फ इस फ्रेमवर्क को सपोर्ट किया, बल्कि कांगो की हुकूमत को माली वसाइल फ्राहम किए ताकि कांगो के जंगलात को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके निशानदेही की जाए कि किस जोन में दरख्त काटे जाएंगे और किस हिस्से को सनती मकासद के लिए जंगली हयात की बका के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल पार्क की सूरत में तब्दील करके इंसानी रिहाइश के लिए ममनू करार दे दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने यूएन की खुराक के आलमी अदारे के साथ मिलकर कांगो में इन जंगलात की तबाही के साथ एक अजीमुशान प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया था। सलार सिकंदर जिस वक्त इस प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर कांगो पहुंचा, तब तक इस मंसूबे को 3 साल हो चुके थे। सलार सिकंदर को यह अंदाज़ा नहीं था कि वर्ल्ड बैंक इसे किस तरह इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन इसे यह अंदाज़ा बहुत जल्द हो गया था अबीका से पहली मुलाकात के बाद। पेट्रस अबीका से सलार सिकंदर की पहली मुलाकात बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। उसे कांगो में तकरीबन 1 साल होने वाला था जब लामोको नामी जगह को अपनी टीम के साथ विजिट करते हुए पेट्रस अबीका तकरीबन 2 दर्जन के करीब पैगमाइज या पस्तकामत लोगों के साथ अचानक वहां आ गया था, जहां सलार और इसकी टीम के लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर इस इलाके का जायज़ा ले रहे थे, जिसे कुछ अर्सा पहले ही एक यूरोपियन टेम्बर कंपनी को लेज पर दिया गया था। इनके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी मौजूद थी और इन गार्ड्स ने अबीका और इसके ग्रुप के लोगों को यकदम वहाँ नमूदार होते देखकर हवास बख्तगी के आलम में बेदरेक फायरिंग शुरू कर दी थी। सलार ने 2 पेगमीज को ज़ख्मी होकर गिरते देखा और बाकियों को दरख्तों की ओर में छुपते और फिर बुलंद आवाज़ में अबीका को किसी दरख्त की ओर से अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये पुकारते सुना था कि वो हमला करने नहीं आए, बात करने आए हैं। सलार इस वक्त अपनी गाड़ी की ओट में था और इसी ने सबसे पहले अबीका की पुकार सुनी थी। सलार की टीम के साथ मौजूद गार्ड्स अंधाधुंध फायरिंग करते हुए तब तक टीम के तमाम अफराद को गाड़ियों में पहुँचा चुके थे, मासवाए सलार के। इससे पहले कि वो अपने गार्ड्स की हमरा राही में गाड़ी में सवार होता और फिर इसकी गाड़ी भी वहाँ से तेज़ रफ्तार से गायब हो जाती, सलार ने गार्ड से वहाँ की मकामी ज़ुबान कंगाला में कहा था कि वो इस पुकारने वाले आदमी से बात करना चाहता है, वो फायरिंग बंद कर दें, क्योंकि ये एक तरफा है। दूसरी तरफ से ना तो फायरिंग हो रही है, ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल। उसके गार्ड्स कुछ देर तक इससे बहस करते रहे और इस बहस को ख़त्म करने का वाहिद अर्ज सलार ने वो निकाला था जो इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती थी अगर दूसरा ग्रुप वाकई मसला होता तो। वो एकदम ज़मीन से उठकर गाड़ी की ओर से बाहर निकल आया था। इसकी सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स इन पिगमेस के सामने आने पर इस तरह आवाज़ बागता नहीं हुए थे जितने इस तरह इसके सामने आ जाने पर हुए थे। फायरिंग अब थप गई थी। इसकी तकलीद में इसकी सिक्योरिटी के अफराद भी बाहर निकल आए थे। वहाँ अब सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी। टीम के बाकी सब अफराद वहाँ से अपने अपने गार्ड्स की हिफाजत में निकल चुके थे। फायरिंग के थमते ही अबीका भी बाहर निकल आया था। सलार ने चिल्लाकर अपने गार्ड्स को गोली चलाने से मना किया था। फिर वो इस 4.5 फुट कद के बेहद स्याह चिपटी नाक वाले और मोटी मोटी स्याह आंखों वाले आदमी की तरफ मतवज्जा हुआ जो अपने साथियों के बरक्स जीन्स और शर्ट में था। इन नंगे पांव वाले पस्त कामत लोगों के दरमियान जोगर्स पहने बेहद अजीब लग रहा था। पेट्रस अबीका इस पस्त कामत शख्स ने आगे बढ़कर तारुफ करवाते हुए सलार से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसे थामने से पहले सलार ने बड़े निपे तुले अंदाज में अबीका का सर से पांव तक जायज़ा लिया था। वो अभी तक इसे यही समझ रहा था कि वो भी इन मफलूक अलहाल लोगों ही की तरह होगा जो गैर मुल्कों की गाड़ियों के सामने आने पर अमदाद के लिए इनके पास आ जाया करते थे। माली अमदाद ना सही, लेकिन खुश खुराक के डिब्बे, दूध, जूसेस भी इनके लिए एयाशी होती। सलार भी अबीका से ऐसी ही किसी डिमांड का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जवाबन अबीका की ज़ुबान से अपना नाम सुनकर वो हैरान हो गया था।
उसने अबिका से अपना तारुफ नहीं करवाया था, फिर भी वो इसे नाम से कैसे जानता था। वह अबिका से ये सवाल किए बगैर नहीं रह सका। उसने जवाबन उसे बताया कि वो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लुमुका में होने वाले विजिट के बारे में भी। उसे बैंक के ऑफिस में काम करने वाले किसी मकामी आदमी ने बताया था, जिसने अबिका की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद सलार से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट के हसूल में इसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। और ये चंद दिनों या हफ्तों की बात नहीं थी। अबिका वर्ल्ड बैंक की कंट्री हेड से मुलाकात के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहा था। वो सलार से ऑफिस नंबर्स पर रोज़ ढेरों कॉल्स करता रहता था। वेबसाइट पर मौजूद इसकी ईमेल एड्रेस पर इसने सैकड़ों ईमेल्स की थी, जिनका जवाब हर बार सिर्फ मौसूली ही होकर की तरह आया था। इसके बाद आगे कुछ नहीं। फ़ोन कॉल्स रिसीव करने वाले सलार के अमले के अफराद के पास भी अबिका के लिए सिर्फ एक जवाब होता, वो मीटिंग में आपका पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। अबिका की मुलाकात का मकसद जानकर उसे जवाबन बड़े नॉर्मल अंदाज में टाला जाता। उसकी गुफ्तगू सुनते हुए सलार इसकी ज़ुबान और बयान से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। उसे अब शिबा नहीं रहा था कि बेल्जियम की कॉलोनी होने की वजह से जिस मुल्क की कौमी ज़ुबान फ्रेंच हो, वहाँ इस अमेरिकन लबो लहजे में अंग्रेज़ी में इतनी रवानी से बात करने वाला जंगलात का बासी होने के बावजूद बैरून मुल्क का तलीम याफ्ता होगा। ये नाकाबिले यकीन बात थी, लेकिन इसके बाद भी जो कुछ सलार सिकंदर ने सुना था, उसने इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। पेट्रस अबिका का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ग्रेजुएट था और रोवाल स्ट्रीट में जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ 5 साल काम करने के बाद कांगो आया था। अपने वॉलेट से निकाले हुए कुछ विजिटिंग कार्ड्स इसने सलार सिकंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। इसने बेहद बेयकीनी से उन्हें पकड़ा। वह फ़कीर पस्तकामत बेमाया शख्स था। कांगो के जंगलात में तीरों नेज़ों और पत्थरों से शिकार करके पेट की भूख मिटाने वाला एक जंगली वो हार्वर्ड के केंड्री बिजनेस स्कूल कहाँ से पहुँच गया था, और फिर जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ मुंसलिक रहना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा था। और ये वो सवाल था जिसका जवाब पेट्रस अबिका ने सलार सिकंदर को इसके ऑफिस में दूसरे दिन अपनी दूसरी मुलाकात में कागजात के एक अंबार के साथ दिया था, जो वो इस मुलाकात में सलार सिकंदर को देने आया था। पेट्रस अबिका का 10 साल की उम्र में लोमुका में एक बच्चे के तौर पर एक मशीनरी से मुतारिफ हुआ था, जो इसे अपने साथ कांगो के जंगलात में वहाँ के लोगों से रब्ता और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल के साथ लेकर फिरता रहा। और फिर इसे इस हद तक इस बच्चे के साथ लगाव हो गया कि बीमारी की वजह से कांगो छोड़ने पर वो अबिका को भी अपने साथ अमेरिका ले गया था, जहां इसने पेट्रस का नाम दिया। एक नया मज़हब था, लेकिन सबसे बढ़कर यह कि उसने अबिका को तलीम दिलवाई, तलीम के लिए खैरात से फंडिंग दिलवाई। अबिका बेहद ज़हीन था और रेवेंड जॉनसन ने इसकी इस जहानत को जाँच लिया था। वह अबिका को इसके बाद हर साल कांगो लाता रहा, जहाँ अबिका का ख़ानदान आज भी इसी तरह जी रहा था। 10 साल अबिका ने अगले 25 साल अमेरिका में गुजारे थे, मगर इसके बाद वो अमेरिका छोड़ आया था। वो अपने लोगों के पास रहना चाहता था क्योंकि इन्हें इसकी ज़रूरत थी, और इन्हें इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से होने वाले बहुत से मंसूबों में से एक मंसूबा जंगल के इस हिस्से में शुरू हो गया था, जहां अबिका का कबीला आबाद था। इसका ख़ानदान और ख़ानदान से भी बढ़कर वो 10,000 लोग जो अब जंगल के इस हिस्से में बेदखल किए जा रहे थे, जिसमें वो सदियों से रह रहे थे, जंगल काटने जा रहा था। वो सारी ज़मीन साफ़ होती, फिर इसके बाद वहाँ इन मादनियात की तलाश शुरू होती जो इस मंसूबे का दूसरा हिस्सा था। और अबिका का मसला इसका अपना ख़ानदान नहीं था, अबिका का मसला वो पूरा जंगलात का हिस्सा था, जो अब जगह जगह जोन्स बनाकर काटा जा रहा था, और कहीं नेशनल पार्क बनाकर इन लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा था। हम 5 लाख लोग हैं, मगर ये जंगल तो कांगो के 3.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रहा है। वर्ल्ड बैंक टिम्बर इंडस्ट्री को मावनत दे रहा है, क्योंकि इसने हमारी गुर्बत ख़त्म होगी। जब चंद दहाइयों में जंगल ही ख़त्म होकर यूरोप और अमेरिका के फैक्ट्रीज़ और शोरूम्स में महंगे दामों बिकने वाली लकड़ी की अशिया में तब्दील हो जाएंगे, तो कांगो के लोग क्या करेंगे। तुम लोग हमसे वो भी छीनना चाहते हो जो खुदा ने हमें दिया। अगर कभी हम वेस्ट में इनसे सब कुछ छीनने पहुँच गए तो तुम्हें कैसा लगेगा। अबिका ने अपना केस बहुत तहजीब से पेश किया था, मगर बात के इख्तिताम तक इसकी बेचैनी और इसके लबो लहजे से झलकते हुए वाज़ेह नज़र आ रही थी। सलार सिकंदर के पास इसके सवालों के रटे रटाए जवाब थे। इस प्रोजेक्ट की तरह कांगो में होने वाले और बहुत से प्रोजेक्ट्स और तफसीलात इसकी उंगलियों पर थीं। वो वहाँ वर्ल्ड बैंक का कंट्री हेड था, और ये मुमकिन नहीं था कि इन प्रोजेक्ट्स की अहमियत और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में इसे पता ना होता। मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि पेट्रस अबिका के इंकशाफात और सवालात उसे परेशान करने लगे थे। बहुत कुछ ऐसा था जो इसकी नाक के नीचे हो रहा था और उसे पता नहीं था, लेकिन वह इस सब का हिस्सेदार था, क्योंकि वो सब कुछ इसके दस्तखतों के साथ मंजूर हो रहा था।
कांगो में वो पहली बार नहीं आया था, ना ही अफ्रीका और इसके मसाइल इसके लिए नए थे, ना ही वहाँ की जॉब या वसाइल पर मगरिब की टपकती हुई राल इसके लिए कोई पोशीदा बात थी। लेकिन वो हमेशा ये समझता रहा था कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और कोई भी फलाही काम करने वाले बैनुल-अक़वामी मालियाती तंजीम अपने मफादात को बलाए ताक रखकर किसी मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सकती, और वो इन्हें अपनी अब इतनी छूट देता था, मगर अबिका के एतराज़ात और इंकशाफात ने उसे हौला दिया था। जो कुछ वहाँ हो रहा था वो वर्ल्ड बैंक के अपने चार्टर के ख़िलाफ़ था, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था और वर्ल्ड बैंक की दिलचस्पी और मर्ज़ी से हो रहा था। अबिका की दी हुई फाइलों के अंबार वो कई हफ्ते पढ़ता रहा था, कई हफ्ते वो अपने आप से जंग करता रहा। वर्ल्ड बैंक की एमा पर वहाँ ऐसी कंपनियों को लकड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अफ्रीका के दूसरे बहुत से ममालिक में इसी हवाले से काबिल एतराज़ रहा था। लकड़ी कट रही थी, जंगल साफ़ हो रहा था, आबादी बेदखल हो रही थी और जिन शराइत पर इन कंपनीज़ को वहाँ लाइसेंस दिया गया था वो कंपनीज इन शराइत को भी पूरा नहीं कर रही थी। इन्हें लकड़ी की वजह से इलाके के लोगों की माशी हालत सुधारने का फ्रीज़ा सौंपा गया था और वो कंपनियाँ करोड़ों डॉलर्स की लकड़ी ले जाने की ओर चंद आर्जी नौयत के स्कूल्स और डिस्पेंसरीज लोगों को फराहम कर रही थी। खुराक खुश्क दूध, नमक और मसाला जात की शक्ल में दी जा रही थी और ये सब वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स की निगरानी के बावजूद हो रहा था, क्योंकि पिग्मीज़ को इस मुल्क में अछूत का दर्जा हासिल था और वो इन कंपनीज़ के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते थे, हुकूमती ओहदे दौरान के पास नहीं जा सकते थे, सिर्फ एक काम कर सकते थे और वो था एहतजाज। NGOs के ज़रिए या फिर मीडिया के ज़रिए यह काम बहुत मुश्किल था। वो महज़ दुनिया का हिस्सा नहीं थे जहाँ पर किसी के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ 4 घंटे में हर बड़े न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन जाती थी। वो अफ्रीका था जहाँ पर ऐसी ज़्यादतियाँ तशद्दुद के ज़रिए ही दबा दी जाती थी। अगले 2 माह सलार को अबिका के साथ और इनफरादी हैसियत में इन जगहों को खुद जाकर देखने में लगे जिनके बारे में अबिका ने इसे दस्तावीज़ दी थी। फिर इसे यह अंदाज़ा हो गया था कि वो दस्तावीज़ और इनमें पाई जाने वाली मालूमात बिल्कुल ठीक थी। ज़मीर का फ़ैसला बहुत आसान था, जो कुछ हो रहा था वो गलत था और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो अब क्या करे। एक इस्तीफ़ा देकर इस सारी सूरत हाल को इस तरह छोड़कर निकल जाता और इसे यकीन था ऐसी सूरत में जो कुछ वहाँ चल रहा था वो तो चलता ही रहता, या फिर वहाँ होने वाली बेज़ाब्तगियों पर आवाज़ बुलंद करता। बेज़ाब्तगी एक बहुत छोटा लफ्ज़ था। जो कुछ वर्ल्ड बैंक वहाँ कर रहा था वो अखलाकियात और इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने के बराबर था। अफ्रीका में अबिका से मिलने के बाद ज़िंदगी में पहली बार सलार सिकंदर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के इन अल्फाज को समझा था कि किसी काले को घोड़े पर और किसी घोड़े को काले पर कोई सबकत हासिल नहीं। वो हमेशा इन अल्फाज को सिर्फ ज़ात, बरादरी और ऊंच नीच के हवाले से देखता रहा था। वो पहली दफ़ा इस सियाह फ़ौम आबादी का हाल और इस्तेहसाल देख रहा था जो दुनिया के एक बड़े खित्ते पर बसती थी, मादनियाती और कुदरती वसाइल से माला माल खित्ता, और फिर इस गोरी आबादी की जहनी पसमानदगी और हवस देख रहा था जिसका वो हिस्सा था और इसे खौफ महसूस हो रहा था। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आने वाले ज़माने के हवाले से उसी खित्ते और उसी सियाह फ़ौम आबादी के हवाले से कोई पेशगोई थी या कोई तनबीह जिसे सिर्फ सियाह फ़ौम लोग ही नहीं मुसलमान भी नज़रअंदाज किए हुए थे। सदियों पहले गुलामी का जो तोक सियाह फ़ौमों के गले से हटा दिया गया था या हटा लिया गया था, 21वीं सदी के महज़िब ज़माने में अफ्रीका में इस्तेमारियत ने वो तोक एक बार फिर डाल दिया था और इन्हें सियाह फ़ौम पस्त कामत लोगों में से एक पेट्रस अबिका था, जो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारने के बाद भी वहाँ से इस सियाह फ़ौम दौर में या सियाह दौर में लौट आया था, सिर्फ अपने लोगों की बका के लिए। बका के लफ्ज़ का मफ़हूम सलार सिकंदर ने पेट्रस अबिका से सीखा था और इस बकाए बाहमी के लिए क्या क्या कुर्बान किया जा सकता था वो भी वो अबिका से ही सीख रहा था। ज़िंदगी में उसे तकवा का मतलब भी इसी शख्स ने समझाया था जो मुसलमान नहीं था। वो तकवा जिसका जिक्र आखिरी खुतबे में था और जिसको फजीलत हासिल थी रंग, नस्ल, ज़ात पात या इस दुनियावी शय पर जिसे बरतर समझा जाता था। पेट्रस अबिका को अल्लाह का खौफ था। लादीन से कैथोलिक और कैथोलिक से फिर लादीन होने के बावजूद अल्लाह से डरता था, उसे मानता था, उसकी इबादत भी करता था और उससे मांगता भी था, लेकिन वो यह काम किसी गिरजे, मंदिर या मस्जिद में नहीं करता था। कांगू में अपने लोगों के साथ इंसानियत से घिरा हुआ सलूक होने के बावजूद वो इंसानियत का दर्द रखता था, ईमानदार था और इखलाकी बुराइयों से बचा हुआ था। मगर पेट्रस अबिका की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो तरगीबात को खुदा खौफी की वजह से छोड़ता था। वो नफ्स परस्त नहीं था, वो तमीज़दा भी नहीं था और सलार सिकंदर बहुत बार उसे समझ नहीं पाता था। अबिका बिलाशुबा गैर मामूली इंसान था और वो अगर सलार सिकंदर को मुतासिर कर रहा था तो वो शख्स मुतासिर हो रहा था। वो किसी भी इंसान को मुतासिर कर सकता था। वो दुनिया के 2 ज़हीन तरीन इंसानों का आमना सामना था। ये कैसे मुमकिन था कि एक मुतासिर होता दूसरा नहीं? सलार सिकंदर में अपनी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा काबिल और ज़हीन इंसान से नहीं मिला।
अबिका ने 1 माह के बाद सलार के साथ होने वाली कई मुलाकातों के बाद जैसे इसके सामने इतराफ़ किया था। सलार सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मैं खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ और इनमें काम करने वाले बहुत अफराद से मिलता भी रहा हूँ, लेकिन तुम इन सब में मुख्तलिफ हो। मुझे यकीन है तुम मेरी मदद करोगे। तारीफ़ का शुक्रिया, लेकिन अगर तुम इस खुशामद का सहारा मेरी मदद के लिए ले रहे हो और तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के बाद आंखें बंद करके तुम्हारी खातिर इस स्लैब पर चढ़ जाऊंगा, तो मेरे बारे में तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। मैं जो कदम उठाऊंगा वो सोच समझ कर उठाऊंगा। अबिका की इस फ़याज़ियाना तारीफ़ को खुशामद करार देने के बावजूद सलार जानता था अबिका को इस शक्ल में और इस पोजीशन पर वाकई एक मसीहा मिल गया था। मसीहा भी वो जो वर्ल्ड बैंक में काम करने के बावजूद अपना ज़मीर ज़बरदस्ती बेहोश तो कर सकता था, सुला नहीं सकता था। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, अबिका ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा था। ये चीज़ मुझ में नहीं पाई जाती, सलार ने तुर्की ब तुर्की कहा। और जिस सूरत हाल में तुम मुझे डाल बैठे हो, इसके बाद तो अगले कई सालों में इसके पैदा होने के कोई अमकानात नहीं है। मैं बहुत सारे मुसलमानों के साथ पढ़ता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, मगर तुम इन सबसे मुख्तलिफ हो। वो अजीब तबसरा था या कम अज़ कम सलार को लगा था। मैं किस तरह मुख्तलिफ हूँ वो पूछे बगैर नहीं रह सका था। तुम एक अच्छे मुसलमान होने के साथ अच्छे इंसान भी हो। जिनसे मेरा वास्ता पड़ा वो या तो अच्छे मुसलमान थे या फिर अच्छे इंसान। सलार कुछ देर तक बोल नहीं सका। बोलने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था अफ्रीका के इस बेदीन इंसान ने। अच्छा इंसान या अच्छा मुसलमान तुम्हारी नज़र में क्या है? सलार ने बहुत देर खामोश रहने के बाद उससे पूछा था। तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? अबिका यकदम मुहतात हुआ। नहीं, मुझे तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग लगी, मगर तुम्हारी ज़ुबान से अदा होने वाला ये पहला जुमला था जिसमें तुम्हारी कम इल्मी झलकी। इस बार अबिका ने उलझते हुए उसे देखा। वो मज़हब डिस्कस करने के लिए नहीं मिले थे, लेकिन मज़हब डिस्कस हो रहा था। वो मज़हब पर बहस नहीं करना चाहते थे और मज़हब ज़ेरे बहस आ रहा था। अच्छा मुसलमान, वो बहुत प्रैक्टिस बाअमल है, सारी इबादत करता है, पोक नहीं खाता, शराब नहीं पीता, नाइट क्लब में नहीं जाता। मेरे नज़दीक वो एक अच्छा मुसलमान है, जैसे एक अच्छा ईसाई या एक अच्छा यहूदी। अबिका अंदाज़ा नहीं लगा सका या अंदाज़ा नहीं था वो अपनी कम इल्मी में जो बातें कह रहा है वो सलार सिकंदर को शर्मसार करने के लिए काफ़ी थी। रंज अपने लिए नहीं हो रहा था, अपने मज़हब के पैरोकारों की तारीफ़ पर हो रहा था। यानी कोई फ़र्क ही नहीं रहा था सिर्फ इबादत और बाअमल होने पर। एक कम इल्म शख्स के जहन में मुसलमान, ईसाई या यहूदी में वो लम्हा ज़ाती हैसियत में सलार के लिए सोचने का था। अबिका उसे अच्छा इंसान भी मान रहा था और अच्छा मुसलमान भी, मगर क्या वाकई वो इस म्यार पर पूरा उतरता था कि एक बामल यहूदी या ईसाई से अपनी शिनाख्त अलग रख पाता? कांगो के इस जंगल में अबिका के साथ बैठे सलार ने कभी मज़हब को इस जाविये से नहीं देखा था जिस जाविये से पेट्रस अबिका उसे दिखा रहा था। ये बदकिस्मती की बात है, यहाँ सिर्फ अपने इत्तफाक की कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छे मुसलमान मानो या अच्छे ईसाइयों या अच्छे यहूदियों से ऐसे तजर्बात नहीं हुए। वो मुझे कभी मुतासिर नहीं कर सके और जिन्होंने मुतासिर किया और जिन्हें मैं आज तक अच्छे इंसानों की फहरिस्त में रखता हूँ वो कभी मज़हब या मज़हबी नहीं थे, बाअमल नहीं थे। रेवरेंड जॉनसन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सलार ने बेसाख्ता कहा। वेल, अबिका कहकर मुस्कुराया था। इनके मुझ पर बहुत एहसानात है, लेकिन वो कभी मेरे आइडियल नहीं बन सके। क्यों? वो सवाल और जवाब सलार को अजीब लुत्फ़ दे रहे थे। इन एहसानों की एक कीमत थी। वो मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। जब मैंने वो मज़हब इख्तियार कर लिया तो फिर उन्होंने वो सारे एहसानात एक क्रिश्चियन बच्चे पर किए। एक इंसान के तौर पर सिर्फ इंसान समझ कर तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मज़हब किसी के दिल और दिमाग में ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। मैं यूनिवर्सिटी जाने तक चर्च जाता रहा, फिर नहीं गया। अबिका का मध्यम आवाज़ में उसे बता रहा था या कह रहा था। शायद उसे रेवरेंड जॉनसन को मायूस करने पर अफसोस भी था और पछतावा भी। मैंने थोड़ा बहुत सब मज़ाहिब का मुतालिया किया, सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं जो इंसान इन मज़हब का पैरोकार हो जाता है वो अपनी अच्छाइयाँ क्यों खो बैठता है। तुम्हें लग रहा होगा मैं फ़िलोसफ़र हूँ। अबिका को बात करते करते एहसास हुआ। सलार बहुत देर से खामोश था। उसे लगा वो शायद इसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं ले रहा। नहीं, इतना फ़िलोसफ़र तो मैं भी हूँ, सलार ने मुस्कुरा कर कहा। तुम अमेरिका से यहाँ वापस कैसे आ गए? सलार ने उससे वो सवाल किया जो वो अक्सर उसे उलझा देता था। एक चीज़ जो मैंने रेवरेंड जॉनसन से सीखी थी वो अपने लोगों के लिए सार था, अपनी ज़ात से आगे किसी दूसरे के लिए सोचना। अमेरिका बहुत अच्छा था, वहाँ मेरे लिए मुस्तकबिल था, लेकिन सिर्फ मेरा मुस्तकबिल, मेरी कौम के लिए कुछ नहीं था। मैं कांगो का पस्त कामत हकीर से आफोम था और मैं अमेरिका में भी कांगो पिग्मी का ही रहा, लेकिन मैं कांगो में कुछ और बनने का ख्वाब लेकर आया हूँ। अबिका कह रहा था। और वो क्या? सलार को फिर तजस्सुस हुआ। कांगो का सदर बनने का। सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम हंसे नहीं, अबिका ने जवाबन कहा। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं हंस पड़ूं। हार्वर्ड
सेकेंडरी स्कूल से पढ़ने के बाद तुम्हें इतने ही बड़े ख्वाब देखने चाहिए। अबिका इसकी बात पर मुस्कुराया था। वो महीने सलार के लिए बेहद परेशानी के थे, क्या करना चाहिए और क्या कर सकता था, इसके दरमियान बहुत फासला था। वो अबिका की मदद ना भी करता तब भी वो जितनी जाफशानी से वो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहा था, सलार को यकीन था जल्द यहाँ बदेर वर्ल्ड बैंक के चेहरे पर कालक मलने वाला एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला था। हिफाजती इक़दाम का वक्त अब गुजर चुका था। पेट्रस अबिका का सिर्फ कंगाला या सवाहली बोलने वाला एक पस्तकामत सैफोम नहीं था जिसे कांगो के जंगलात तक महदूद किया जा सकता था। वो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने वाला शख्स था जिसकी कॉन्टेक्ट्स थे। वो राब्ते वक्ती तौर पर अगर इसके काम नहीं आ रहे थे तो भी इसे अबिका कमज़ोर नहीं पड़ रहा था, बल्कि कई हवालों से वो ज़्यादा ताकतवर बनकर उभर रहा था। वो सिर्फ पिग्मीज की आवाज़ नहीं रहा था बल्कि बांटो कबीले के बहुत से अफराद की आवाज़ भी बन चुका था जो पिग्मीज की तरह जंगलात पर इन्हिसार करते थे। अगला कोई कदम उठाने से पहले ही अबिका के साथ इसका मेलजोल इन लोगों की नज़रों में आ गया था जिनके मफादात वर्ल्ड बैंक के ज़रिए पूरे हो रहे थे। जारी है नावल का अगला से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।